जो हमने अभी यूट्यूब पे वीडियो डाला था, किस किस ने देखा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और प्लीज आप लोग थोड़ा सा अभी यूट्यूब को पुश भी करवाओ, क्योंकि ये एल्गोरिदम उसका ऐसा है कि बहुत दिन से वीडियो नहीं पड़ा ना, तो उसको पुश की जरूरत होती है। कमेंट वमेंट डाल दिया करो, कुछ ऐसे ही डपन जो भी मन करे, सवाल ही पूछ लिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि अपना थोड़ा यूट्यूब भी अब ग्रो करना शुरू करे, क्योंकि उधर भी थोड़ा सा काम करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी शुरू कर दें। कुछ चीजें मैं ब्रीफ कर दूं आप लोगों को पीवाईक्यूज के बारे में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और उस हिसाब से हम चीजें। ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट कभी इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मेहनत तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। सीएससी मैट्रिक्स आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा सिस्टम जिसे सीरियस एस्पिरेंट अक्सर देर से डिस्कवर करते हैं, जब बाकी लोग अब भी ये सोच रहे होते हैं कि क्या पढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स को पहले से क्लैरिटी होती है कि क्या स्किप करना है। पिछले 2 सालों में इसी सिस्टम के जरिए 1000 से ज्यादा प्रीलिम सिलेक्शंस हुए हैं। ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो अकेले प्रिपेयर नहीं करना चाहते। सिस्टम को चेक कीजिए, फैसला खुद लीजिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीएससी मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, डिटेल्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। करेंगे आज, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी कल परसों तक सारी चीजें हो जाएंगी, ज्योग्राफी हमारा डन हो जाएगा। तो कुछ चीजें 1 सेकेंड। हाँ, पीवाईक्यू के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा, कोई नहीं, अभी जाके देख लेना, सोने से पहले देख लेना, वो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। देखो बात ये है ना यार, कि अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया, लेकिन कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी जरूरी होता है कुछ डाल दें, क्योंकि वो एसोसिएटेड है उससे, और चीजें थोड़ा सा एक सोशल कैपिटल रहता है, थोड़ा बहुत उधर भी देखना ही पड़ता है, नहीं तो आप लोगों पे ही पूरा फोकस तो रहता ही है। फोन मेरा आ गया है, नया फोन लिया आज, पहली बार काफी महंगा फोन लिया। नहीं, मैं 15,000 से ज्यादा का फोन नहीं चलाता था। रिकॉर्ड है मेरा, और हर बार वो फोन 3-3 4-4 साल चलता था। उसके पीछे एक रीजन तक, मेरे से फोन गिरता बहुत है, बहुत स्क्रीन टूटती है बहुत ज्यादा, तो महंगा फोन लेता ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, आईफोन तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ एक फोन लिया है पहली बार। और सिम भी दूसरा वाला चलने लगा, एक है वो पर्सनल है, तो उसको कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग कॉल वगैरह जिसका जो सुपर 50 वाले हैं वो कर सकते हैं ना। अगर पीवाईक्यू की बात करें, पीवाईक्यू एनालिसिस, तो बहुत सारे सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस में है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस में है उनको पीवाईक्यू एनालिसिस से मिलेगा। जो बाद में वीडियोस वगैरह देखेंगे वो पीवाईक्यू एनालिसिस ही रहेंगे, वही सारी चीजें, उनका कोई ग्रुप नहीं है। बाकी जो सुपर 50 में है, ठीक है, या जो पाथ फाइंडर बैच 1 में है, बैच 2 में है, इनका आपका पीवाईक्यू, ये वाला जो पोर्शन है पीवाईक्यू का, ये भी इंक्लूडेड है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पीवाईक्यू की मैं बात करूं, तो एक चीज ध्यान रख लेना कि पीवाईक्यू जब हम करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट सॉल्यूशन। हम चीजों को पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। जब भी कोई पेपर बनता है ना, तो पास्ट जैसे इंस्पायर होता है, तो सेम पीवाईक्यू में भी होता है कि चीजें इंस्पायर होती हैं पास से। आप देखोगे इतने सारे सवाल पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं, वही थीम रिपीट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीजों को समझो, और वेन एवर यू आर स्टडिंग योर स्टैटिक पोर्शन, तो आप उसको क्या करो कि अच्छे से रिवाइज करो उस एरिया को। मैंने वीडियो में भी बता रखा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। पीवाईक्यू हमारा जो एक पोर्शन है वो 2000, मतलब सॉरी 1995 से लेके 1995 से लेके 2010 तक, इधर हम क्या करेंगे, ये हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जैसे कि ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज होगा। मतलब वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज चीजें, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, फिर आपका इकोनॉमी का हो गया। इकोनॉमी का मैम करवाएंगी 1995 से 10 तक। नया वीडियो रिकॉर्ड होगा, वो पिछले साल वाला उसमें नहीं रहेगा इकोनॉमी का, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल था कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत अच्छे थे, उसके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी आए थे मैम के। लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छे से करवाएंगे, और ज्यादा हर साल नया नया चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो इकोनॉमी का मैम करेंगे। हिस्ट्री के एक मुकुल सर, बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, यूपीपी से सारी चीजें वही देखते हो, ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका ऑप्शन रहा है। तो एंशियंट और मिडाइवल वो कराएंगे, ठीक है, एंशियंट और मिडाइवल का पीवाईक्यू वो कराएंगे 1995 से 2010 तक। और इकोनॉमी जो है मैम कराएंगी। पॉलिटी का है, और ज्योग्राफी मैं कराऊंगा पूरा, इन्वायरमेंट पूरा मैं कराऊंगा, उसमें कोई नहीं है। 2011 से लेके जो 2025 तक है अपना, ठीक है, 25 शेड्यूल में नहीं है, उसको मैंने रखा है अलग से, आप लोगों को डिस्कस, पहले टेस्ट लेंगे फिर करवाएंगे। ये मैं कराऊंगा, ठीक है, ये मैं ही कराऊंगा, इसमें कोई एक भी सेशन कोई बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि 2011 से ट्रेंड चेंज हुआ है, और हम इसको ईयर वाइज करेंगे। जैसे एक्चुअल में यूपीएससी में हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे हम सारे एल्गोरिदम वगैरह, ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे, यहाँ भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से
थीम, कंटेंट, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है। जैसे इकोनॉमी आप पढ़ोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, तो अगर ये आपने 15 साल के पीवाईक्यू करे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पहले से बेसिक कर रखा है तो पूरी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, हिस्ट्री के लिए भी आपको समझ आ जाएंगी। फिर जो सुपर 50 पाथ फाइंडर में है, हम ये सारी चीजें थीमेटिक रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बोला है ना कि थीमेटिक रिवीजन करेंगे फ्री के पहले। मोस्ट प्रोबली आपका मार्च अप्रैल में होगा, अप्रैल में, और इसको मैं ही कराऊंगा। और हम जल्दी जल्दी इसको चीजों को रिवाइज करेंगे जैसे फ्री में आए, क्योंकि हमारा पूरा सेक्शनल डन होगा। ये सारी चीजें मैं भी करा सकता हूँ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बट वो लोग थोड़ा सा ज्यादा बेहतर से कराएंगे, उनका वो कमांड है, वो एरिया है, ठीक है, वो ऑप्शन उनका, तो चीजें आपको डेप्थ में बताएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, एलिमिनेट करवाएंगे। और काफी यूपीएससी का एक्सपीरियंस है उन लोगों का भी, सेलेक्टेड भी है। बाकी चीजें तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। इसमें क्या है, थीमेटिक मैं रिवाइज कराऊंगा कि ये सारे हमने खत्म कर लिए, पीवाईक्यू खत्म कर लिया, तो हम बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे। और मैं हर एक चीज को आपको लिंक करवाऊंगा कि कैसे उस साल ये सवाल पूछा था, कैसे भी पूछ सकता है, कैसे नहीं। और वीडियो में मैंने यही बताया जो अभी मैंने डाला है कि पीवाईक्यू एनालिसिस जस्ट एक एस्पेक्ट होता है। जिन्होंने भी पीवाईक्यू लिया, मैंने हमेशा इंसिस्ट किया कि आप लोग पाथ फाइंडर जाओ, पाथ फाइंडर जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग अभी मॉक टेस्ट वगैरह हमने देखा कैसे क्या है, फिर हमने बाकी नोट्स वगैरह देखे, अभी मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाएंगे, उसके नोट्स वगैरह आप लोगों ने देखा कैसे बनाना है। तो उस अप्रोच से, माइंडसेट से जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, वीकली जो अपना सेशन होता है, उससे बहुत चीजें एनरिच हो जाएंगी, बहुत ज्यादा एनरिच हो जाएंगी। और वो एक्चुअल में जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे ना, तो सारी चीजें आपकी वो अलाइन होंगी, आपको ज्यादा अच्छे से, आप और अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। इवन यूपीएससी कैसे भी ट्रेंड चेंज कर दे, क्योंकि आप बाकी बेसिक जो आपका बेस है ना, वो आप तैयार करके आए हो। जो आपका एक कोर एरिया है, जो आपका फंडामेंटल है, वो आप तैयार करके आए हो। तो मेंटोरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू से। मैंने यही बताया था कि पीवाईक्यू क्या है कि जिन्होंने, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके मैसेज आते हैं कि सर मुझे करना है, मैं आईपीएस हूँ, इस कैडर का, ये वो मुझे चाहिए, मुझे दोस्त ने बताया, तो ठीक है, उनके लिए फाइन है। जिन्होंने मल्टीपल मेंस लिखा है, जो एक मेंस लिखे हैं या जिन्होंने नहीं लिखा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाथ फाइंडर के साथ जाओ। अभी कई सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास पीवाईक्यू वालों के कि आई वांट टू, मतलब मैं पाथ फाइंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप एक काम करना, जो अपना सीएससी मैट्रिक्स वाला ऐप है, वहां पे आप मैसेज कर देना कि मुझे कूपन ऐड कर दो। तो जैसे मान लो जो भी आपने पेमेंट किया और जो उसका बैलेंस पेमेंट है, उसमें ऑल तो हमारा ही लॉस रहता है 200-400 का, बट इट्स फाइन, आप उसमें ऐड हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप उसमें वो कूपन दे देंगे, तो आपको उतना ही कुल मिला के पीवाईक्यू जो उसका बचेगा वो ऐड करके आप ऐड हो सकते हो। और आप कभी भी पाथ फाइंडर ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट कि अभी आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि हम 4-5 बार ही चीजें रिवाइज करेंगे, जनवरी फरवरी, कभी भी करो, मतलब 60 दिन के पहले पहले कभी भी कर लो, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारा पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के जो सेशंस होंगे, कुछ सेशन हम ऐसे भी लेंगे, मतलब वो चीजें रिकॉर्डेड नहीं होती। जैसे जो अपना मेंटोरशिप चलता है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत चीजें हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, वो चीजें लाइव ही रहती हैं, वहीं पे खत्म हो जाती है जो अटेंड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें वैसे भी होंगी, अपकमिंग सेशंस हम लेते रहेंगे, बट यहाँ भी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो अपना पीवाईक्यू का पार्ट है, ठीक है। तो ये अपना एक पीवाईक्यू का मैंने ब्रीफ कर दिया कि ईयर वाइज हम डिस्कस करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन डेली होंगे, मतलब डेली इन द सैटरडे संडे, हर वीक में एक एक ईयर का हमारा खत्म होगा। शेड्यूल आपने देखा होगा, उसमें 25 का नहीं है, बट चीजें कर लेंगे कुछ जैसे ही है, जैसे 2011, 12, 13, तो इनको हम एक एक सेशन में खत्म कर देंगे। और आप एक ट्रेंड देखोगे कि कैसे चीजें रिपीट होती हैं, कैसे चीजें चेंज होती हैं। अगर आपने ये सारी चीजें हमारे साथ कर ली, लाइव कर लिया, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और बहुत लोगों को मिला है, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं, अभी भी आते रहते हैं कि सर, अभी जैसे मैं इंटरव्यू वाले से बात करता हूँ, सिर्फ कॉल करके सिर्फ अपना नाम बताता हूँ, इतने खुश हो जाते हैं कि सर आपके वजह से ये हुआ, वो अच्छा लगता है सुन के। तो आई होप कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम उन वहां तक चीजें ले जाओ, वहां तक पहुंचो और क्वालिफाई करो, अच्छा रैंक लाओ, अच्छा काम करो देश के लिए। बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी, अपने तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। और ये लाइव क्लासेस होंगी, ये वाली क्लासेस आपकी पूरी लाइव होंगी, ठीक है, जो ईयर वाइज मैं करूंगा। इसमें लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। देखो रिकॉर्डेड में क्या रहता है ना, ये कंटेंट इसमें ज्यादा मतलब मैटर करता है। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड में एक फ्लो में चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो दिक्कत नहीं होती। जब हम लाइव करते हैं तो लाइव में फालतू की चीजें भी चलती रहती हैं, इधर उधर की बातें होती रहती है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, उससे वो आपका फोकस नहीं आएगा। लेकिन मैं लाइव लेता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि लाइव से क्या होता है, इंटरेक्शन रहता है, जान रहती है सेशन में। तो ये अपना पीवाईक्यू वाले के लाइव की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो हमारा वीकली सेशन होता है या जो चीजें, वो तो चलती रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो मेंटोरशिप के सेशन वो भी चलते रहेंगे ना। एक चीज आप लोग को बताना है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे,
एक चीज आप लोग नोटिस कर लो कि अगर आपको कोई भी ग्रीवांसेस है, ठीक है, कुछ भी इशू है, चाहे मेंटोरशिप से रिलेटेड, चाहे पीवाईक्यू से रिलेटेड, ऐसे मतलब अभी नहीं, क्वेश्चन आप डिस्कस करो, दैट इज एकेडमिक थिंग। वो एकेडमिक तो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। इन जनरल कि किसी को कोई रीच नहीं कर पा रहा है मेरे तक, ठीक है, या किसी के ग्रीवांसेस है वो नहीं पता है कि कैसे क्या होगा, या कोर्स में क्या चीजें हैं नहीं पता है, कुछ वैसे इश्यूज हैं, तो आपको मैंने आईडी दे रखी है, CS@CSC मैट्रिक्स इंक्वायरी करके है, उस पर मैसेज कर सकते हो, सर्च करोगे @CSC मैट्रिक्स इंक्वायरी। एक मेरा है विकास विकास ठाकुर 21, ये मेरी पर्सनल आईडी है। आप मेरे तक बात पहुंचाओ, कोई भी इश्यूज है, क्योंकि जैसे मैंने कई सारे लोगों से बात करी तो कुछ लोगों को आइडिया नहीं था और वो बात भी नहीं करते, वो एक उनका अलग परसेप्शन बन जाता है, वो सोचते हैं कि मैंने सही किया गलत किया, खुद ही में परेशान रहते हैं। एटलीस्ट टॉक टू मी, डिस्कस, हम लोग कन्वर्सेशन जब बात करते हैं तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल इस बारी हमारा ज्यादा मेन फोकस है कि वो आप लोगों को कोई इशू ना हो इन अपकमिंग डेज टिल द प्रीलिम्स। उसके लिए हमने टीम बना रखी है और मैंने सबको स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर ग्रीवांसेस है किसके, तो दैट मस्ट बी सॉर्ट आउट, और वो मेरे तक बात आनी चाहिए अगर कोई भी ऐसी चीज है, तो आप डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो मेरे से, नजर में रहेंगी चीजें। और जो CSC मैट्रिक्स इंक्वायरी वहां भी डाल सकते हो, टीम चीजें देख लेंगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोई भी इशू है आप बताओगे। लास्ट ईयर से लर्निंग है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एडमिशन हो गए तो बहुत सारे लोग की ग्रीवांसेस एड्रेस नहीं हुए थे, तो वो चीजें मैं इस बार रिपीट नहीं करूंगा। वो मेरा मिस्टेक था, मैंने अपोलोजाइज भी किया था कुछ लोगों से, लेकिन इस बारी वो चीजें नहीं होंगी, तो इसका आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जो भी इश्यूज है, चलो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी बताता चलूंगा बीच बीच में। अब आते हैं PYQ के ज्योग्राफी के बारे में। तो अभी हम थीम भी डिस्कस करेंगे बहुत सारे, मतलब सब्जेक्ट के अलग अलग। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी में मैंने ऑलरेडी थीम बता रखा है, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा। जो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ अभी अभी सुन लो। जैसे आप क्लास 11 की 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग यही करके खत्म कर देते हैं। हमें सिर्फ यही नहीं करना है, हमें जैसे रिवर्स हो गया, रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये दोनों करना है, ठीक है। जो कंट्रीज टच करती हैं मतलब ओशन से, उनका आपका देखना है, जो छोटे छोटे ओशंस है। उसके साथ साथ और क्या करना है कि प्लेसेस इन न्यूज देखना है, ठीक है। वो भी हमने एक वीडियो करा रखे हैं, और भी हम अपडेटेड वीडियो डाल देंगे, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। रिवर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ये भी हमने करा रखा है, PYQ भी करा रखा है, मैपिंग सेक्शन में मिलेगा। फिर जो एक स्टैटिक मैपिंग है अपना कॉन्टिनेंट वाइज, वो भी हमने CSC मैट्रिक्स पे करा रखा है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, एक सवाल हर साल आता है मेडिटेरेनियन के बारे में या कुछ, वो पहले भी आता था, हम देखेंगे 1995 से अभी तक 2025 तक ऐसी कोई चीजें चेंज नहीं हुई। जो 1995 में था वो आज भी है, आप इससे सीखोगे। ऐसे मत सोच लेना 1995 है तो चीजें बदल गई, अभी तो हम बहुत आगे आ गए, कुछ नहीं है। इवन मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी चीजें ज्यादा रिपीट हो जाती है कंटेंट वाइज। ट्रिक ट्रुक तो हम सीखते रहेंगे, लेकिन वो चीजें ज्यादा रिपीट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू 2010 ऑनवर्ड्स, क्योंकि उधर क्या है ना कि करंट ये वो फलाना ढिमका ऐड होता है ज्यादा। इधर क्या स्टैटिक पोर्शन है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक पे ही कमांड रखना है आपको। मैं आपको दिखाऊंगा 2025 का जब हम लोग डिस्कस करेंगे कितने सवाल बेसिक से थे, और ये फंडामेंटल चीजें, इसीलिए आप लोग का फंडामेंटल मैं स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ मेंटोरशिप के थ्रू। क्योंकि अगर आप मेंटोरशिप में रहते हो ना, तो मेरा पूरा कमांड रहता है आपके ऊपर, मेरा कंट्रोल रहता है। आई नो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे चीजें मोल्ड करनी है। जो सीधे PYQ में आते हैं तो वो PYQ देख के निकल जाते हैं, अब वो कहाँ से क्या पढ़ा, कैसे क्या चीजें करी, किस माइंडसेट से हो, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं ज्यादा इंसिस्ट करता हूँ मेंटोरशिप पे। तो ये जो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड है ये भी हमने करा रखा है, बाकी जो चीजें हैं वो भी हम करवाएंगे। कुछ चीजें हो रखी हैं, ज्योग्राफी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा, तो ये आप कर लेना। PYQ हम कर ही रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो हम लगाएंगे लगाएंगे, बाकी जो आपने पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी वगैरह उसको रिवाइज करना। लास्ट में हम क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है, सब कुछ डिस्कस होगा। अपार्ट फ्रॉम जो आपका स्टैटिक पोर्शन या प्लेसेस इन न्यूज वगैरह है मैपिंग, वो तो ऑलरेडी डिस्कस है, तो उसका लिंक अटैच कर दूंगा। तो ज्योग्राफी का आपका डन हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें आपने ज्योग्राफी में कर ली, 15 सवाल ज्योग्राफी का आ गया, तो 12 आप यूं करके आओगे बिना किसी हेजिटेशन के।
और अभी देखना कि कैसे सवाल रिपीट होते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं, कितने आसानी से आप उसको कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है ना जहां अगर आप थोड़ा सा भी कर लोगे तो बहुत मार्क्स आप ले सकते हो। और वही पैटर्न वही चीज बार बार रिपीट होता है, मैं आपको बताते चलूंगा। तो अभी हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब ये दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही पार्ट है। और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है वो भी आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। तो पहला सेशन है, पहला क्वेश्चन देख लो। जैसे मेट्योर के बारे में पूछा है, ऐसे मत सोचना कि 1995 में आया, 1997 में आया, 8 में आया, फिर नहीं पूछेगा। ये फिर से पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं और पूछ लेंगे ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। वो आपसे सिर्फ मेट्योर नहीं पूछेंगे, मेट्योर, मेट्रोइड, एस्ट्रॉइड, ठीक है, मेट्योर, ऐसे ऐसे अलग अलग पूछेंगे। जैसे जो मेट्योर होता है, मेट्योर क्या है कि मान लो ये आपका अर्थ है और ये आपका आउटर लेयर एक तरीके से। तो जब कोई बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी यहाँ आती है, यहाँ टकराती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसको हम बोलते हैं मेट्योर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसको हम मेट्योर बोलते हैं। जब इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल ना ये अर्थ को हिट कर देते हैं, हिट कर दिया अर्थ को, तो इसको बोलेंगे मेटेरोइट, ITE। ठीक है, मेट्रोइट, यहाँ पे देखो, मेट्रोइट इसको बोलेंगे, मेट्रोइट। अगर ये बाहर कहीं ऐसे घूम रहा है, बाहर कहीं घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड, जो बेल्ट में पाया जाता है मार्स और जुपिटर के। तो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। कॉमेट जो होता है ये आइस, इसमें मतलब आइस क्रिस्टल होते हैं और टेल होता है, टेल। तो ये कॉमेट याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू टेल। तो मैच द फॉलोइंग में जब भी आपसे पूछता है ऐसे सवाल को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये 2026 में ऐसे सवाल आ जाएंगे, आपको लगेगा 95 में आया, 1995 में, लेकिन वो ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। देखो अब ये सवाल जो है कितना बढ़िया सवाल है। ये मेरे हिसाब से अभी यूपीएससी को ऐसे सवाल भी पूछने चाहिए, और हो सकता है पूछ भी ले। अभी क्या होता है, स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे चीजें एनालिटिकल, वो दिमाग नहीं काम करता है बच्चों का। इससे एनालिटिकल दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है द ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर। ठीक है, ये मंथली दिया हुआ है, को एनुअल में कन्वर्ट कर लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जनवरी है, ये यहाँ पे दिसंबर है, तो जनवरी में कितना रेन टेम्परेचर कितना है, 10 के अराउंड है। फिर यहाँ पे देखो अप्रैल मई जून जुलाई में यहाँ पे बढ़ रहा है, 30 हो गया। और फिर यहाँ पे ठंडियों में गिर रहा है। और रेनफॉल जो है वो सेंटीमीटर में यहाँ पे देख लो, जून जुलाई में यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ठंडियों में थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ जनवरी फरवरी में थोड़ा सा और कम है, लेकिन ओवरऑल पूरा पानी पानी है, मतलब सारी बरसात ही हो रही है पूरे साल में। तो कौन सा क्लाइमेट है। अब सेमी एरिड ट्रॉपिक्स तो आप कहोगे नहीं, अगर सबका आप जोड़ोगे तो एनुअल एवरेज इसमें 180 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये तो सेमी एरिड तो होगा नहीं। ठीक है, एरिड तो ऐसे ही बोल जाओ। टेम्परेट मरीन होगा, रेनी ट्रॉपिकल होगा, या वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल होगा। अब रेनी ट्रॉपिकल में क्या है, एक मतलब स्टैग्नेंट आपको पैटर्न दिखेगा कि हर महीने बरसात होती रहती है वहां, लेकिन यहाँ पे घट बढ़ रहा है। तो इसमें कह रहा है वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे देखो ड्राई है। तो ये वाले ऑप्शन आपके ज्यादा क्लोज है, आपको इसी हिसाब से चूज करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, एक मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन है। और बहुत सवाल आते हैं, 1995 से लेके अभी 24-25 तक भी सवाल आए, 25 में भी आए। हर साल एक सवाल दो सवाल आता है, और ये पीवाईक्यू करोगे आपके रिपीट हो जाएंगे। कुछ ही क्लाइमेट टाइप है। तो एवरेज रेनफॉल 180, अगर इसको मंथली वाइज ऐड कर दो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वेट एंड ड्राई है ना। विली विली मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, स्टेट वगैरह में तो अभी पूछते हैं कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हरिकेन बोलते हैं कहाँ पे, यूएसए में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के साइड में। टाइफून जो है चाइना में बोलते हैं साइक्लोन को, साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं उसी को टाइफून बोलते हैं, चाइना को उसी को हरिकेन बोलते हैं, कहाँ पे, मैक्सिको में। और विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। अब ये हाईएस्ट लोवेस्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कॉन्टिनेंट वाइज आपके हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन से हैं, या मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। और ये बहुत ही बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है। जैसे ये तो चलो ठीक है, अंटार्कटिका है कि सबसे हाईएस्ट है, उसमें 2300 मीटर, और सबसे लोवेस्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रख लेना एवरेज हाइट के मामले में। लेकिन आपको चलो ये हमने देख लिया, वैल्यू एडिशन के तौर पे ये हमें देखना है कॉन्टिनेंट वाइज और हाईएस्ट पॉइंट। एशिया में माउंट एवरेस्ट है, यूरोप में माउंट एल्ब्रस है। इसके सामने आपको नॉर्थ अमेरिका दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अफ्रीका में किलिमंजारो है, नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनली है, साउथ अमेरिका में अकोंगुआ है जो अर्जेंटीना में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पुनकाक जया है, और अंटार्कटिका में विंसअप मैसिफ है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। जो लोवेस्ट है ये भी आप एक बारी
नजर दौड़ा सकते हो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा इससे। फिर आसान सवाल है कि फॉलोइंग लेयर एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। ये लास्ट 25 साल में कम से कम 10 बार ही पूछ रखा है इन्होंने। तो आइनोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे रहता है। ट्रोपोस्फेयर में मतलब यहाँ पे जहाज नहीं होगा, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होगा, जहाज वगैरह स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता, उतने बादल नहीं होते। और मेसोस्फेयर ये सबसे ठंडा स्फेयर होता है, कूलेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, कूलेस्ट पूछ लिया तो मेसोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आपको पता है, इसी में आइनोस्फेयर पड़ता है ऊपर, ठीक है। और ये आपका आउटर एक्सोस्फेयर, जहाँ पे आपके स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट वगैरह आपके चलते रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे डिस्टरबेंस वाला जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात बारिश सब कुछ यहीं पे होते हैं, CO2 वगैरह खूब सारे यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, ये सवाल देखो 2025 में भी यही सवाल आया था, आप जाके उठा के देखना, आपको पता चलेगा। 24 में भी इसी से रिलेटेड सवाल आए थे। कह रहा गिवन द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट और लेवल एज ए असर्शन ए एंड अदर लेवल, मतलब रीजनिंग असर्शन के बारे में पूछ रहा है। देखो बीच में नहीं पूछता था ये सवाल, लेकिन पुराने टाइम पे पूछता था, अभी फिर से रिपीट कर दिया ना वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब इसी को असर्शन रीजन की जगह स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिख देते, बट चीजें तो सेम है ना, ऑप्शन तो सेम है। तो पीवाईक्यू के फायदे होते हैं, यू डोंट नो कब क्या पैटर्न, क्या चीजें रिपीट हो जाए। एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सिंपल सी चीज है, बार बार 24 में पूछा, 25 में पूछा, हर दूसरे तीसरे साल पूछते रहते हैं इक्वेटर के बारे में। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखना टॉपिक। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी कॉज द कन्वेक्शन रेन इन मोस्ट आफ्टरनून नियर द इक्वेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ट्विस्ट में कौन सही है? दोनों सही है, सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना इक्वेटोरियल रीजन में। नाउ डायमंड रिंग है, ये क्या है? ये कोई एंगेजमेंट से रिलेटेड है? नहीं, ये एक फिनोमेना उस टाइम पे हुआ था, अभी तो आएगा नहीं, बट ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल, तो कोरोना होता है, ये डायमंड रिंग इफेक्ट बोलते हैं, चमकता है डायमंड जैसे। तो ये बस आपको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग सोलर वोलर से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो। अब जैसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट इन इंडियन ओशन। ये 2014 में या 2016 में पूछा था सेम सवाल, कि किस लिए होता है। तो ये साउथ वेस्ट, यहाँ से विंड जाती है, फिर यहाँ से जो तिब्बत वाली वापस आती है, और पुराने टाइम पे ट्रेडर यही यूज भी करते थे नाव के लिए। तो क्या है? इंडियन ओशन मानसून ड्रिफ्ट, इंडियन ओशन है माउंटेन मानसून ड्रिफ्ट। तो ये जो मानसून होता है ना साउथ वेस्ट, फिर इधर से नॉर्थ ईस्ट वाला आता है, यहाँ पे बारिश होती है चेन्नई के पास। तो आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सीधे सीधे सवाल ऐसे रिपीट हो जाती है, आसान सवाल है। डेली वेदर मैप कॉजिंग आइसोबार इन एग्जांपल ऑफ, अभी ऑड वन आउट लगाओ उसमें, इसमें भी कोरो कोरो कोरो, ये तीनों एक सिमिलर से हैं, ये आइसोपैथ है, आइसोबार हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ऐसे ही मार के चले आओगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसे सवाल अब रिपीट भी नहीं होते हैं, पीसीएस वगैरह में आते हैं। जैसे कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, क्या होता है? तो एस्ट्रॉइड है, अभी मैंने आप लोगों से बताया था एस्ट्रॉइड के बारे में। मेटेओर्स मैंने आपको बताया, मेट्रॉइड्स जो अर्थ को हिट करता है, मेटेओर्स जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बर्न कर जाते हैं, कॉमेट जो टेल्स होते हैं वो आउटर लेयर में पाए जाते हैं, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वाले बेल्ट में इधर होते हैं आपके कॉमेट्स वगैरह, सबसे ज्यादा कॉमेट्स बेल्ट पाए जाते हैं। ये आपका जो है सोलर सिस्टम है, इसमें मरकरी सबसे छोटा है, ठीक है। और वीनस जो है और अर्थ, इसको मतलब ट्विंस बोलते हैं, दोनों सेम उसके होते हैं। सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी है इसमें, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ लीस्ट डेंसिटी किसकी है, देखता हूँ आप लोगों का क्या है। अपने सोलर सिस्टम में बिना सर्च किए हुए तुरंत बताओ लीस्ट किसका है डेंसिटी। सैटर्न, गुड। सैटर्न का सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट अर्थ का है, याद रख लेना, ठीक है। तो ऐसे आपके सवाल बन सकते हैं, इसको भी आपको थोड़ा रखना है। ये आउटर प्लेनेट होते हैं, इनको गैसियस प्लेनेट बोलते हैं, इनर जो होते हैं इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इफ द अर्थ, अब देखो ये अच्छा सवाल है, इफ द अर्थ डायरेक्शन, ऐसे सवाल आते नहीं है लेकिन कभी भी रिपीट हो सकते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स, ठीक है, अगर रोटेशन का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन नून, मतलब 12 बजे की बात कर रहा है, द इंटरनेशनल डेट लाइट। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो क्या होगा? तो 5 5 साढ़े 5 घंटे हम हेड होते हैं, उसको हम पीछे कर देंगे, जब हम उसको पीछे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगी। अगर वहां पे दोपहर है, अगर वहां पे दोपहर है तो 5:50 होने चाहिए, ठीक है, शाम को, उसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 6:30, मतलब वो रिवर्स में उधर से आ जाएगा ना। वो चलो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, वैसे आते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। तो 180 पे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड पे।
और ये कौन से ईस्ट में पड़ते कौन से वेस्ट में पड़ते, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेस्ट में न्यूजीलैंड पड़ता है, ठीक है, समोआ, फिजी, तुवालू, बस एक नजर आपको दौड़ाना है, रटना नहीं है। मार्शल आइलैंड, तो जो मार्शल कार आती है ये भी आपको वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से जोड़ लो, तुवालू जोड़ लो, समोआ जोड़ लो, फिजी जोड़ लो। अब ईस्ट में कौन से आते हैं, तोंगा आता है, ठीक है, टोंगा, टंग से रिलेटेड किरिबाती, ठीक है, हवाई, हवाई उसका वोल्केनो फेमस है तो ईस्ट में रहता है, ध्यान रखना जापान साइड। और एलुशियन आइलैंड, ये जो है आपके ईस्ट में है। मॉक टेस्ट वगैरह में सवाल बन जाते हैं कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन से आइलैंड है, तो अगर आपको एक दो भी पता है तो आप इजीली वहां पे एलिमिनेट कर लोगे। तो ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बहुत बार पीवाईक्यू किया है, कई सारे अटेम्प्ट दिए, हर बारी निकला हुआ है, तो मुझे पता है कैसे सवाल बनते हैं और पोटेंशियल सवाल बनते भी हैं। पिछले साल के बहुत सारे सवाल मैंने बताए थे और वो आ भी गए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रह्मा हूँ, बट आ जाते, एक्सपीरियंस से चीजें होती, तो यहाँ से भी सवाल फ्रेम होते क्योंकि टॉपिक सेम ही होते हैं, वही घुमा फिरा के सवाल पूछते रहते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, तो नियरेस्ट टू द अर्थ सन है। दूसरा पूछ सकते हैं कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये दूसरा याद रखना, ठीक है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन तो आप कर ही लोगे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट कौन सा है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, थर्मल कंडीशन, अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर। उस टाइम पे मार्विन वगैरह गए थे तो इसीलिए पूछा गया था, बट ये अभी हमारे काम का नहीं है, जो करंट में चीजें चल रही है उसको आपको ध्यान देना है। अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के सवाल देख के ना अंदर से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि ऐसे सवाल आने चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। कह रहे हो ऑफ द फोर शेडेड एरियाज इन मैप विच कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर, हॉट ड्राई समर है, ध्यान रखना, और माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर है, तो ये कहाँ होता है, मेडिटेरेनियन में। ठंड में बारिश कहाँ पे होती है, मेडिटेरेनियन में, आपको ध्यान रखना है। सीजनल रिवर्सल विंड होता है कि ये शिफ्ट हो जाता है, इधर से यहाँ से आने लगता है, फिर इधर से शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करता है, यहाँ पे बारिश करता है, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करता है, यहाँ पे बारिश करता है। और विंटर में क्या होता है, समर में ये इधर आ जाता है क्योंकि इधर पुश कर देती है, वार्म जो विंड्स होते हैं पुश कर देती है टुवर्ड्स द पोलवर्ड्स, तो शिफ्टिंग ऑफ द वेस्टर्लीज एक तरीके से होता है, तो उसी को शिफ्टिंग पूछ रहा है, ये शिफ्टिंग बोल रहा है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ वेस्टर्लीज वाला। जैसे कि मान लो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, दूसरा ये आपका है वेस्टर्लीज वाला जो सब ट्रॉपिकल वाला है। तो क्या होता है कि समर जब है तो समर में क्या होगा, समर में यहाँ पे पुश होगा, यहाँ पे बहुत गर्मी होगी तो गर्मी ऊपर जाएगी ना, ऊपर, तो ठंड और ऊपर चली जाएगी, यहाँ पोल के पास चला जाएगा, तो जो वेस्टर्लीज है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे कॉन्टिनेंट में, तो मॉइस्चर पिकअप ही नहीं करेंगे। लेकिन जब ठंड आएगी, सर्दी, तो ठंड फिर इधर पुश करेगा क्योंकि ठंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जब इधर पुश करेगा तो जो वेस्टर्लीज है वो सदर्न वर्ड साइड आ जाती हैं, तो यहाँ से ये मॉइस्चर पिकअप करती है, यहाँ बारिश करेंगे, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करेंगे, यहाँ बारिश करेंगे, तो ये वेस्टर्न साइड में ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 to 45 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों साइड होते हैं, बोथ हेमिस्फेयर, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट के ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसमें कहाँ है ऑप्शन में, आपको कहाँ दिख रहा है, वन देखो, ये ईस्टर्न है, ये भी ईस्टर्न है, ये भी ईस्टर्न है, तो एक ही बचा, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन वन मार्क किया होगे। तो फिर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड ध्यान रखना, जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ बता रहा हूँ वो चीजें आई हुई हैं इसीलिए बताता हूँ। क्विकली हमारा खत्म हो जाएगा, अभी 50 क्वेश्चन में यू डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्दी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रॉइड्स, फिर से एस्ट्रॉइड आ गया। एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिट द सन, बिल्कुल सही, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड स्मॉल बट हैव डायमीटर लार्ज देन 1000 किलोमीटर, सेरेस वगैरह जैसे हो गए, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिटर जुपिटर एंड सैटर्न, नहीं, मार्स एंड जुपिटर, तो ये आप गलत करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, इजी वन। देखो ये कट गया था, ऐसे था नहीं पीडीएफ में, बट इसको मैंने खुद से मैप बनाया। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, देखो मैं अभी भी बताता हूँ, अभी भी आता है, 1995 में भी आता था रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वही पूछ रखा है, आपको पहचानना है कि कौन से रिवर कहाँ है। ये कोई ऐसे मैच द फॉलोइंग नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पहचानने का पूछ रहा है। तो अगर ए वाला पूछा जाए तो ए कौन सा है, तो यूकॉन, अगर देखो ये आपका अलास्का पड़ता है, यहाँ पे यूकॉन, ये यूकॉन रिवर है, ये सब पीवाईक्यू मैंने करा रखे है रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में। तो आपका ए जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए। बी जो है आपका, बी क्या है आपका, मैकेंजी है, तो मैकेंजी आपका कहाँ पड़ता है, देखो ये आपका पड़ेगा, ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट वाला, ये कनाडा है, तो यहाँ आपका मैकेंजी पड़ेगा, ये कनाडा, इधर ये अलास्का है, तो बी आपका हो जाएगा मैकेंजी। तीसरा जो है सी जो है आपका, वो हो जाएगा सेंट लॉरेंस, ये सेंट लॉरेंस थोड़ा सा यहाँ है, इसी ऊपर चला गया है, बनाने में मिस्टेक हो गई, तो सेंट लॉरेंस, ये देख लो आप, सेंट लॉरेंस रिवर,
यहाँ पे आप लेक एरी, वेल कैनाल, लेक ओंटारियो, लेक हुरॉन, ये सब मैंने मैपिंग करा रखा है, वहां से देखोगे आपको और चीजें इसमें समझ आएंगी। फिर लास्ट वाला ओरिनिको तो सबको पता है साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे गिरता है कहाँ पे, कैरिबियन में, तो ये भी आप ध्यान रखना है, डेल्टा बनाता है कैरिबियन में दिखता है। तो मैंने आपको रिवर सिस्टम बताया कि दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, उनका एरिया कहाँ है, ठीक है। दूसरा, कौन से रिवर में गिरती हैं, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 2019-22 में ऐसे पूछते रहते हैं। तो जैसे ये पूछ लिया कैरिबियन में गिरती है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपने मिस कर दिया, वो बोल देगा कि ओरिनिको रिवर पैसिफिक में गिर रही है, तो कंफ्यूज हो गए। तो छोटी छोटी चीजों से आपके ऐसे दो नंबर बन जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ये इजी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एनोस्फेयर। देखो तब भी इजी क्वेश्चन आते थे, अभी भी 2025 में भी इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। बहुत सारे 2025 में इजी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। फिर कह रहा है स्टोरीज पॉजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डाइनोफ्लैगेलेट्स, दिस ब्लूम इज कॉल्ड रेड टाइड्स। ठीक है, ब्लैक टाइड्स जैसे मैंने नाम भी नहीं सुना, रेड टाइड ज्यादा होते हैं, हम लोग पढ़ते भी है शंकर वगैरह में। तो ये यही होते हैं, जब एल्गे ब्लूम होता है तो ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है। ठीक है, आप आपने ये सारी चीजें पढ़ी हो। बाकी इन्वायरमेंट के हमने 1 से 5 तक 5 वीडियो रिकॉर्ड किया है, आधे आधे घंटे का। तो जो भी वीडियो देख रहे हो, प्लीज सीएससी मैट्रिक्स में सर्च करना, इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 1 से 5 देखना। उसमें शंकर और पीएमएफ का दोनों कंबाइन करके मैंने पढ़ा है। आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारी क्लियर हो जाएंगे वहां पे, अभी 2 घंटे में सोने से पहले अगर आप चाहो एनवायरनमेंट खत्म कर लोगे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसको जरूर से जरूर देखना। अब देखो ये कितना बढ़िया सवाल है, आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। फिर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, चीजें फिर रिपीट हो रही है ना, 1995 में 98 में आती थी, आज भी आ रही। ये होता है पीवाईक्यू का असर, इससे आपको ट्रेंड समझ में आता है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जाओगे ना, कहीं भी आप क्लाइमेट के बारे में देखोगे कि मेडिटेरेनियन है, उसके फीचर्स लिखे हुए हैं, इक्वेटोरियल है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे। यही चीजें नहीं पता होती, लोग अंट बंट शंट कुछ भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं होती। और ये सारी चीजें आपको सिखाती है पीवाईक्यू से, आपको बहुत चीजें डायरेक्टली, बहुत चीजें इनडायरेक्टली आपको फायदा होती है, आपको पता भी नहीं चलता। अब आप पैटर्न देखो, ये जनवरी फरवरी मार्च से लेके दिसंबर तक है। यहाँ पे टेम्परेचर ठंड में कम है, फिर यहाँ गर्मियों में बढ़ गया, फिर यहाँ पे ठंडी आ गई, कम हो गई। यहाँ भी देखो रेनफॉल जो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा रेनफॉल है। ठीक है, पूरा रेनफॉल है। कूल एंड ड्राई विंटर। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल एकदम कम हो गया, 5 और 3 हो गया। तो ये एक तरीके से मेडिटेरेनियन तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे ज्यादा होता है, 10-15 होता है, वहां भी 10-12 होता है। तो 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, कूल ड्राई है, लेकिन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हो रहा है। तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कहाँ होता है, चाइना टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, पूछा भी है, अभी 2024 में पूछा था यही चीज। तो ये क्या है, चाइना टाइप है। हॉट डेजर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है, अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा है। मॉनसूनल भी नहीं होगा। ठीक है, मॉनसूनल में क्या होता है, ठीक यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती जनवरी फरवरी, और यहाँ भी उतना बहुत ज्यादा नहीं होता, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो मॉनसूनल भी नहीं होगा। इक्वेटोरियल में क्या है, एक सिंपल ट्रेंड आता है पूरा कंसिस्टेंट, तो अपना चाइना टाइप होगा। तो ये जितने टाइप के क्लाइमेट है ना, इनके फीचर्स आपको अच्छे से देखने हैं, मैंने करा भी रखे। जैसे नतल टाइप हो गया, कहाँ कहाँ है, पंप्योरू अर्जेंटीना, बर्ग जो है साउथ अफ्रीका है। ठीक है, चाइना टाइप यहाँ पे, ये मैरीटाइन मैरीटाइन इफेक्ट होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। यहाँ से बारिश आती है, तो ये पूरा बारिश होती रहती है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, तो इसको आपको ध्यान रखना। चाइना टाइप 24 में पूछा भी था। इजी वन, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम का, प्लेटो है, अभी हट गया, उस टाइम पे नहीं हटा था, प्लेटो पार्ट था प्लेनेट का। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है आपका, जुपिटर है। प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, इजी वन, वीनस। प्लेनेट नियर टू द सन कौन सा है, मरकरी है। तो इजी सवाल है, इसको क्या है डिस्कस करना। अब देखो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने साउथ अमेरिका 15 मिनट में सारी चीजें खत्म कर दी हैं अपने यूट्यूब पे, उसको आप जरूर से जरूर देखना। और पूछा भी था 2025 में, पूछा था सवाल, एंडीज माउंटेन कौन कौन से कंट्री से टच करती है, और मैंने मैपिंग में पिछले ही साल बताया था, उसके पहले ही। तो अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे आपके फिलर होते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसके। अब आपको बताना है इसमें कौन सा कौन मतलब कहाँ से क्या है। अब एंडीज पूछ रहा है 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या होगा, इसमें आपको बताना है। तो एंडीज 1 पे होगा, पूरा एंडीज है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्राजीलियन शील्ड। तो ब्राजीलियन शील्ड आप लोग पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में भी, वो जिगजैग वाला जो मैच करते हैं, जो अपना वेगनर का जो एविडेंस था, तो यही तो, इसी शील्ड को तो मैच करवाते हैं ना, तो दूसरा शील्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये गेना हाईलैंड हो जाएगा, ये गेना हाईलैंड है। और ये आपका अमेजोन है, अमेजोन आपका ब्राजील में है। तो बहुत सिंपल सवाल है,
लेकिन हमें सिंपल आया वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ऐसे टाइप के आते हैं तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कि अभी मेसी आया था अर्जेंटीना से, तो अर्जेंटीना की किससे किससे टच करती है बाउंड्री, पैराग्वे, लुइस सुआरेज जो थे उरुग्वे के थे, तो उरुग्वे यहाँ पे है और ये सी से टच करता है। पैराग्वे जो है लैंड लॉक कंट्री, आपको ध्यान रखना है। बोलिविया एंड पैराग्वे जो है लैंड लॉक कंट्रीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजीलियन शील्ड है, ये पेंटानल है, ये ब्राजील में पड़ता है। फिर यहाँ पे आपका पेटागोनिया प्लेट्यू है, ये आप ध्यान रखो, ड्राइएस्ट इन द वर्ल्ड है। ये फॉकलैंड आइलैंड है, यूके का पार्ट, इससे डिस्प्यूट चलता रहता है सदर्न अटलांटिक में, ये आप ध्यान रख लेना। स्टेट ऑफ मैगलन कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका के यहाँ के टिप पे। टेरा दिल फ्यूगो नाम सुना होगा, ये भी आपके साउथ अमेरिका में, केप ऑन। तो मैच द फॉलोइंग की चीजें आती, एक नजर आप देखे होते हो आप आराम से कर लोगे। कौन सी कंट्री है जो कैरेबियन और पैसिफिक दोनों में टच करती है, तो ये आपका कौन सा है बताओ, वेनेजुला है, कोलंबिया है? इसमें है नहीं, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। वेनेजुला है, कोलंबिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, तो साइड है 70 to 90%। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गिवन मैप विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट आर शोन, तो कौन सा है। अब देखो बेंगोला एंड फॉकलैंड, फॉकलैंड यहाँ पे, फॉकलैंड यहाँ पे आपका फॉकलैंड आइलैंड के पास, तो वहां तो होगा नहीं, अफ्रीका के पास ये है ना, ये है आपका कौन सी, ये है आपका फॉकलैंड करंट, तो ये तो होगा नहीं, आप काट दोगे। ठीक है, बेंगोला, हाँ ठीक है, ये अफ्रीका के पास बेंगोला होता है। कैनरी तो ऊपर से आती है, दिस इज कैनरी, यहाँ ये तो गिनी वाला है। हम्बोल्ट, हेम्बोल्ट आपका ब्राजीलियन के पास पड़ता है, आई थिंक यहाँ पड़ता है हेम्बोल्ट, आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें होगा। हाँ ये जो पेरू वाला है इसी को हम बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, बेंगोला एंड गिनी, तो बेंगोला एंड गिनी वाला आपका सही होगा। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट ये आपको ध्यान से देखना है। ये अगुलास है, जो ईस्टर्न साइड में होता है जनरली, ये लाल वाले कॉन्टिनेंट की ईस्ट में गर्म होते हैं वार्म, और जो वेस्ट साइड है इनको हम थोड़ा सा कोल्ड बोलते हैं। तो ये बेंगोला हो गया, ठीक है, वेस्ट साइड में। ये अगुलास है ब्राजील, इसको ब्राजीलियन करंट बोलते हैं, और पेरू में शायद हम्बोल्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने किया कमेंट, कोलंबिया, गुड। शकीरा कोलंबिया से ही, तो ध्यान रखना है, मैंने मैपिंग में करा रखा है, आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सारे मैपिंग के सवाल है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन विटनेस हैवी टोरेंशियल शॉर्ट रेनफॉल, साइक्लोन के बारे में पूछा है, पूछते रहते 21 में पूछा था, 23 में पूछा था। अब इसमें बहुत इजी है यार, अगर कुछ भी नहीं पता है ना, बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करना। ए और डी, ठीक है, एक ही जैसे, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। सी और ए में होगा, नीचे से जाते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन करंट होता है, लो प्रेशर होता है, ये यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तो आप बी ऐसे ही मार के चले आओगे। बाकी जब हम अभी रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमारे एक कॉन्सेप्ट्स वाले, और ये सवाल ऐसे रिपीट भी नहीं होंगे, ऐसे सवाल नहीं रिपीट होते, वो आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। अगेन सेम ट्रेंड, मेडिटेरेनियन पूछा है, ठीक है। मेडिटेरेनियन देखो वहां पे क्या था, आपको सिर्फ विंटर में रेनफॉल देखना, मैंने आपसे बताया था ना 10 से ऊपर होगा, देखो यहाँ पे बारिश ज्यादा है, यही आपने पकड़ लिया, तुरंत बता दो तो मेडिटेरेनियन है। चाइना में क्या था, यहाँ पे कम था, 5 7 ऐसे करके थे, बारिश उसमें भी थ्रू आउट द ईयर था, लेकिन यहाँ पे देखो ठंड में ज्यादा है और समर में ड्राई रहता है, तो यही इसकी पहचान है मेडिटेरेनियन की, अभी मैंने बताया। तो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, देखो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तब भी होती थी, अभी भी रिपीट होती है, तो ये आपका मेडिटेरेनियन आ जाएगा। यहाँ पे विंटर में बारिश होती है। कौन से पोजीशन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइड होगा, तो यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सन के पास भी है, और इसका भी एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यहाँ पे सन दूर हो जाएगा, तो M2 M4 पे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलाइज हो जाता है इस फोर्स से, इस फोर्स से आपने पढ़ ही रखा है। M2 M4 पे ज्यादा होगा, लेकिन M4 पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सन के सबसे क्लोजेस्ट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी ये वाहियात सवाल है, ये तो आप कर भी नहीं पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ थोड़ा बहुत हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये पूछा हुआ है कि टिम्बर और कंट्रीज के नाम पूछे, तो टीक जो है वो एशिया में पाया जाता है, तो इसमें एशिया में म्यांमार है, तो मैं एक ऑप्शन डी पे 1 कर सकता हूँ, डी पे 1 कर सकता हूँ, ये और ये। अब मैं बी और सी में फंस सकता हूँ उसके बाद भी। अब सिदार जो है, सिदार कहाँ पे मैक्सिमम है नहीं पता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। दोगलास फिर जो है चाइना में है, कनाडा में है, तो यहाँ पे 2 आएगा। महोगनी जो है हॉन्डरस में, हाँ महोगनी, एबोनी, ये सब क्या है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल वाले हैं, तो ये हम थोड़ा सा हो सकता है ये भी एक बारी सी और 4 को मैं मिला दूं, तो C4 को आप मिलाओगे तब भी आप फंस जाओगे, तब भी आपका नहीं होगा, तो 50-50 वाले हैं। दिस इज टफ क्वेश्चन, और ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गलत होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे घबराना नहीं,
ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से सवाल गलत भी होते हैं और कैसे सवाल टफ होते हैं और वो गलत होने के चांसेस भी है, फिर भी आपको कैसे रिस्क लेना है। मैं होता तो मैं रिस्क लेता, एक के साथ में जाता ही जाता, क्योंकि आप 50 एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी आपको सीखना है। आप सिर्फ ट्रिक के वीडियो देखते हो तो उससे क्या आप सही सही सीख के आते हो, फिर गलत आप समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब आप ओवरऑल पीवाईक्यू देखते हो, हम जब 2011 से लेके 25 तक वो सब देखेंगे, तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां मैं ट्रिक लगा के गायब नहीं हो सकता, मुझे डिफेंड भी करना होगा हर एक चीज को। तो वहां प्रैक्टिकल अप्रोच चलती है और उससे क्या होता है ना, आप प्रैक्टिकल हो जाते हो। जब एक्चुअल एग्जाम हॉल में जाते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, तो उसका वो फायदा आपको देता है। नाउ अब पॉलिटिकल देखते हैं। हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी था 1995 से 2000 तक। पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं। तो ये जैसे फेवरेट है, ये सारे एरियाज फेवरेट है यूपीएससी के। अभी जो नेक्स्ट आप ज्योग्राफी का देखोगे ना, 2000 से लेके 2010 तक, 15 तक है उसमें, इनफैक्ट 10 तक नहीं है, 15 तक आपको मिलेगा। बट हम 2011 से फिर से कराएंगे तो चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो उसमें क्या है ना कि उसमें मैपिंग वगैरह पूरी है। अगर यही सब आप कर लोगे ना, तो आपकी 90 80 90% मैपिंग ऐसे ही तैयार हो जाएगी। फिर सीएससी मैट्रिक्स के आधे घंटे में पूरी मैपिंग खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। आपकी लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी, प्लेसेस एंड न्यूज भी कवर हो जाएगा। बाकी जो चीजें छूट जाएंगी वो हम प्लेसेस एंड न्यूज अपडेटेड में करवा देंगे, तो भी आपका कवर हो जाएगा। बस ये आपको कंट्री के नाम पूछ रहा है कि कौन कौन से, तो KUT पढ़ते हैं ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हाँ ये तुर्कमेनी से उल्टा कर दिया है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये आपका किर्गिज हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा। सिर्फ कंट्री पहचानना है। सेम सवाल रिपीट हुआ था 2001 में, और वहां पे कैपिटल पूछा था, कैपिटल। और ये सब मैंने मैपिंग में करा रखा है, कैपिटल के बारे में कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 10 15 मिनट का वीडियो, सब कुछ वहाँ आपका कवर हो जाएगा। तो कुछ आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है। दोज हु आर पार्ट ऑफ पाथ फाइंडर, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं छूटेगा जो कोर्स के पार्ट में है, नहीं भी है, सब कुछ। मेरा यही रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और मतलब चांसेस उसके मैं कितने बढ़ा दूं कि बस आप उल्टा सुल्टा भी करके आ जाओ थोड़ा बहुत, तब भी आप बस वहाँ पे फ्री ना रुके। तो इसीलिए सारी चीजें, पूरा ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, आई नो। और ये इजी वन था। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें दो सवाल, एक तो ये हम करेंगे ही, और एक हमने दूसरा भी देखना है एडिशनल तौर पे। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग इज अहेड ऑफ द बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। तो कह रहे हैं इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड, मतलब ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ से ईस्ट से लेके, इंडिया है ये अपना पूरा है, ठीक है, यहाँ ईस्ट से लेके वेस्ट, ये इधर वेस्ट पड़ेगा इधर ईस्ट पड़ेगा, हम लोग देखते हैं ना। सबसे ईस्ट में कौन सा आएगा इसमें से? सबसे ईस्ट में आएगा जापान, ठीक है, जापान सबसे ईस्ट में आएगा। जापान के बाद क्या आएगा आपका? ग्रीस, इराक, क्यूबा, फिर इराक आएगा आपका, ठीक है। इराक यहाँ कहीं बढ़ता है, सबसे ईस्ट में जापान है, फिर यहाँ पे इराक पड़ेगा। इराक के बाद आपका आएगा ग्रीस, ग्रीस यहाँ कहीं है, ठीक है, तीसरा आपका ग्रीस आएगा। फिर आपका आएगा कोस्टा रिका या क्यूबा, तो क्यूबा आपका पहले आएगा, क्यूबा यहाँ पड़ेगा, ठीक है, क्यूबा पहले आएगा, फिर आपका सबसे वेस्ट में आएगा कोस्टा रिका, ये सेंट्रल एशिया वाला जो कंट्री है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे। अब जो हमारे लिए मेन चीज है पढ़ने का, वो क्या है? ग्रीनविच वाला प्राइम मेरिडियन। अभी पूछा था ना 2025 में कौन कौन से कंट्रीज में क्या क्या है, ऐसे सवाल रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होते हैं। थोड़ा बहुत भी देखा होता तो आप आराम से कर लेते, ओनली 4 करेक्ट, और वो सही भी हुआ था। अब देखो इसमें कंट्री कौन कौन से पास करते हैं आपको ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखना यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से बनाया गया, यहीं का रेफरेंस भी लिया गया था। ये जीरो जीरो लॉन्गिट्यूड माना जाता है, 180 आपका इंटरनेशनल डेट लाइन आता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तो रहेगा ही रहेगा, अच्छा दोस्त, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेन, स्पेन में क्या है? फुटबॉल बहुत खेला जाता है, तो ये आप ध्यान रख लेना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। जर्मनी नहीं है, ये आप ध्यान रखना, जर्मनी नहीं है। फिर अफ्रीका में अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोंगो है, घाना है। सिर्फ आपके अफ्रीका का पूछ लेगा, ऐसे दे देगा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, दो चार और नाम दे देगा, पूछेगा इसमें कौन कौन से हैं जहां से ग्रीनविच पास होती है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इजी क्वेश्चन लेकिन 2 मार्क्स का ब्लंडर करके आओगे। तो ये मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम मैपिंग करते हैं, टेक ए 4 शीट, मैंने आपको बता रखा है, छोटा सा लिख लो ग्रीनविच वाले में, ये कंट्रीज के नाम लिख लो, अल्जीरिया, माली, माली से याद रख लेना फुलवारी टाइप कुछ,
बुर्किना फासो, टोंगो, घाना। ठीक है, घाना यहाँ पे जो गोल्ड वोल्ड वाला है, तो आप ऐसे ही कर लोगे जब भी आएगा। यहाँ पे एक साओ प्रिंसिपल टॉम करके कुछ है, वो भी है शायद, देख लेना। तो ये आप ध्यान रखना कि ऐसे टाइप के सवाल बन सकते हैं। फिर और जब होम ऑफ जिप्सी, मुरबालन थानेदार चलावे जिप्सी, हरियाणा वाले जानते होंगे, तो ये इंडिया से ओरिजिन है। वो वाली जिप्सी अलग है, जिप्सी अलग है, दिस रिलेटेड टू नोमैड ट्राइब्स। ठीक है, इंडिया से। अब देखो चेचन्या तब भी आता था, चेचन्या 2018 में भी आया, चेचन्या 2021 में भी आया। ये कहाँ है? रशिया में। कन्फ्लिक्ट, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो प्लेसेस इन न्यूज 2 साल पहले मैंने करा उसको भी करो। जहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है, तो वो कोई 6 महीने में खत्म नहीं हो जाता। वो घर वाले आसपास गांव की मारपीट नहीं है, वो लड़ाई है, युद्ध चल रहा है। सूडान में 10 साल पहले से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। यमन में तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। कितने दिन से वॉर चल रहे, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर जिसने पीवाईक्यू किया होता 2018 में 2 मार्क्स ले लेता, 21 में भी ले लेता। तो ये कहाँ है? रशिया में है। ठीक है, रशिया में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो, दो वाला ऑप्शन ये आपका सही होगा, इस साइड पे पड़ता है। अराकन योमा कहाँ पे है? म्यांमार। म्यांमार, ये आपका म्यांमार ईस्टर्न साइड में पड़ता है, सिथवे पोर्ट है ये। ठीक है, यहीं पे आपका रंगून पड़ता है, रंगून, दिस इज रंगून। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, सुना होगा गाना ये। तो पुराने टाइम में क्या होता था ना, यूपी बिहार से लोग ऐसे यहाँ से होके ऐसे, तब कलकत्ता जो था और ये बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था। तो मेरे दादा के पिताजी जो थे, वो रंगून जाते थे। पुराने जमाने में लोग रंगून कमाने जाते थे, बहुत सारे यूपी बिहार के जाते थे। तो मेरे दादा बोलते हैं, मैं बात करता हूँ कभी कुछ, बता दो, उनके पिताजी यहाँ से पैदल आते थे, और बहुत लोग पैदल आते थे, यहाँ से नाव से जाते थे, फिर कलकत्ता पहुंचते थे, फिर यूपी बिहार पहुंचते थे। और ये रंगून बहुत फेमस था, बहुत ज्यादा फेमस था। तो इंडिया के लोग यहाँ आते जाते रहते थे, यहाँ बहुत काम करते थे। आज भी रंगून में जाओ तो बहुत सारे आपको इंडियन दिखेंगे। तो गाना भी बना हुआ है, मोरे पिया गए रंगून, 1950s का गाना ये। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अराकोन योमा। फिर ये कह रहा है कि ये कौन सी डॉटेड लाइन है, तो ये आपका डूरन लाइन है। अभी छोड़ दो, इतना आसान तो नहीं पूछेगा। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था इन्होंने, मतलब मैं देखा, जब मैं अभी देख रहा था पीपीटी वगैरह, तो मैं, मेरा दिल खुश हो गया। देखो इन्होंने ये आपको मैप दे दिया है, अब आपको बनाना है। मैंने आपको टिग्रिस यूरोफेट्स, यूफेरट्स क्या नाम है यार, मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, यूफेरट्स या यूरेफेट्स ऐसे कुछ नाम है। टिग्रिस और ये दोनों यहाँ पे गिरते हैं, मैंने मैपिंग में आपको करा रखा है। और एक सवाल पूछ रखा था इसने, यूपीएससी नहीं, कि लैंड लॉक कौन सा है, इराक है या सीरिया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इराक वैसे लैंड लॉक नहीं माना जाता, डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पहचानना है। तो ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? इराक है, दिस इज इराक। ये देखो छोटा सा यहाँ पे ऐसे बना हुआ है कट, यहाँ पे ऐसे ये बना हुआ है, ये जॉर्डन से टच कर रहा है। ठीक है, डी जो है आपका वो जॉर्डन है, यहाँ पे जॉर्डन है, देखो इसके सामने जॉर्डन है। सी जो है आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका पूरा सऊदी अरेबिया है। और बी जो है आपका, वो आपका सीरिया है, दिस इज सीरिया। तो ये आपको मैप दे दिया था इतना, और पूछा था कि उसको आपको बताना है। कितना बढ़िया सवाल है। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैपिटल देगा नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। आपको अंकारा देगा, आपको तेहरान देगा, आपको मना मना देगा, आपको मस्कत दे देगा, और बोलेगा नॉर्थ से साउथ लगाओ। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तेहरान ऊपर है कि अंकारा ऊपर है। अगर आपका दिमाग ऐसे चलेगा ना, 2 मिनट लगेंगे इन चीजों को ऐसे समझने में। आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, लेकिन बस क्या करते हो, ऑप्शन पढ़ के भाग जाते हो। ठीक है, उसके सॉल्यूशन पढ़ के भाग जाते हो, उस चीज को यहाँ से रिलेट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा, टफ सवाल रहेगा ये आसान सवाल नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपने कर लिया, आप फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालोगे, सीएससी दूर की बात है। आपसे देगा मस्कत, आपको देगा दोहा, रियाद दे देगा, सना दे देगा। ठीक है, आपको बगदाद दे देगा, और पूछेगा ईस्ट से वेस्ट लगाओ। इसमें कुछ नहीं लगाना, जैसे जैसे कंट्री आते हैं वैसे इनकी कैपिटल भी है ईस्ट से वेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तेहरान ऊपर है कि दमश्कस ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान रख लो कि हाँ ये सीरिया वाला थोड़ा सा नीचे है। ईरान ऊपर में पड़ता है, ईरान में ऊपर के साइड में तेहरान है। ठीक है, ये ऐसे आपको थोड़ा समझना है। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, और फिर से बन सकते हैं, यहाँ से कहीं पूछ लेगा, कहीं यहाँ से पूछ लेगा। तो इसको अच्छे से देख लो, 10 मिनट लगेगा, थोड़ा बहुत बनाओ ना कि अपना। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी, ये पूछा है
कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन के बीच में, टर्की किसके बीच में है, ये एंटोलिना क्या पेनिनसुला बोलते हैं उस किसके बीच में, ब्लैक सी मेडिटेरियन। तो ऐसे टाइप के सवाल पूछते हैं। यहाँ पे साइप्रस है छोटा सा, कहाँ चला गया भाई साइप्रस, नहीं नहीं ये साइप्रस है। अब साइप्रस में नॉर्थ साइप्रस साउथ साइप्रस में बटा है। नॉर्थ साइप्रस मुस्लिम डोमिनेटेड है, ये टर्की के सपोर्ट करती है, टर्की के साथ रहना चाहता है। साउथ वाला क्रिश्चियन है, ये नहीं रहना चाहता। अभी मोदी जी साइप्रस गए थे, साउथ साइप्रस में। यहाँ पे इधर ग्रीस पड़ता है कहीं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर पाक वे के बारे में पूछ रहे हैं। पाक वे, तो पाक वे कहाँ है, कोई पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया पाकिस्तान ये श्रीलंका के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक कच्चा थीवी आइलैंड है, यहाँ पे पड़ता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जाफना पूछा था, एकदम ईस्ट में पड़ता है। उस टाइम पे सिविल वॉर था, देखो जाफना वाला सवाल भी है, कहाँ है, तो डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। उस टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, इसीलिए पूछा था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रख लेना, ये जो है आपका मन्नार है श्रीलंका वाला, ये रामेश्वरम है, ये आपका धनुषकोडी है। रामेश्वरम के आगे आपका धनुषकोडी पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। बाकी मैपिंग मैंने करा रखी है इसकी भी, तो आप उसको एक बार देखना जरूर। जाफना वाला हो गया। फिर कह रहा है 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ है, तो इंडिया चाइना कहाँ पे है, ध्यान रख लो। 20 नॉर्थ से 40 नॉर्थ, बस हो गया। फिर देखो ये रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया वर्ल्ड दोनों पूछते हैं। अब ये रिवर मैंने करा रखा है मैपिंग में, आप ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि कौन सा रिवर है मैपिंग में, तो यहाँ अगर आप म्यांमार उठाओ, ये कौन सा है बॉर्डर पे जो बना रहा है, दिस इज साल्वीन। ये इरावदी है, इरावदी डॉल्फिन आपका फेमस है। तो अब देखो ये जो साल्वीन है कहाँ गिरी है, अंडमान में, इंडियन ओशन में। इरावदी कहाँ गिरी, इंडियन ओशन में। लेकिन जो मैकॉन्ग है वो गिरी साउथ चाइना सी में। देखो ऐसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए, डिफरेंशिएट करो। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ऐसे ही सवाल बन जाते हैं। आपको पता है इरावदी बीच से चीरती हुई निकल रही है म्यांमार को, लेकिन साल्वीन जो है बॉर्डर साइड से निकल रही है। और यही सवाल भी पूछा था, देखो मैंने बताया भी है, मैपिंग में मैंने पास्ट ईयर में भी करवा रखा है। ये रेड रिवर है, ठीक है, रेड रिवर कहाँ गिरी, अभी साउथ चाइना सी, जो भी आप बोलो, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। पर्ल रिवर है, यांगत्जे है, और येलो रिवर है, सब इधर गिरे। तो थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया रहता है, नहीं तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि साल्वीन क्या है, नाम ही नहीं सुना होगा बहुत बारी, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये कह रहे छोटे छोटे आइलैंड है, उनको क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के बारे में भी हटाओ। एक चीज ध्यान रख लो कि ये आप क्या है, मलक्का स्टेट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मलक्का जो स्टेट है वो कौन कौन से कंट्री के किनारे है, तो पहला तो मलेशिया दिमाग में आपके आएगा, आना भी चाहिए, एक करेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका इंडोनेशिया, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये भी आपका ठीक है। अब एक चीज आप मत भूलना कि यहाँ एक कंट्री और है, उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये यहीं पे कहीं है, एकदम छोटा सा एक डॉट जैसा कंट्री है। और सिंगापुर जो है वो मतलब सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पे, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री और ये सारी चीजें ज्यादा हैं। और उसकी वजह से मतलब होटल वगैरह ज्यादा चलते हैं, क्योंकि लोग रुकते हैं मलक्का स्टेट में, उसकी पूरी इकोनॉमी उसके डिपेंडेंट है। तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, तीनों कंट्री है, ध्यान रखना। मॉक टेस्ट में सवाल आए हैं, मैंने बहुत सॉल्व किए, तो इसीलिए मेरा दिमाग चल जाता है, आपको समझा रहा हूँ। अभी यहाँ से काटने की बात करें, सीधे यहाँ डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो इनकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ये आपसे पूछा है कि इसको आपको पहचानना है क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ए वाला। तो 5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ एंड लेफ्ट। तो ये 5 डिग्री, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ 0 होगा प्राइम मेरिडियन, ये 5 है, ठीक है। और 51 जो है आपका लैटिट्यूड है, तो ये यूरोप यूरोप कहीं आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 0 5 तो उतना दूर तो चला नहीं जाएगा, एशिया तो आएगा नहीं। 5 ही है 0 से, यूके से मुश्किल से जर्मनी, स्विट्जरलैंड साइड होगा ये जो पॉइंट है। तो आपका ऐसे ही सही हो गया, तो यूरोप आपका आएगा। बस बेसिक आपसे पूछना चाह रहा था, ये सब कुछ खास है नहीं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल इन द वर्ल्ड उस टाइम पे रशिया था, अभी भी शायद है। ये भी अभी नहीं पूछेंगे, ये सब अपडेटेड करवाएंगे, क्योंकि ये सब आउटडेटेड है, मिनरल्स वगैरह। जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, ये सब भी हमें नहीं देखना है, उस टाइम के करंट अफेयर्स ये हमें देखना है। कि देयर इज ए नून एट आईएसटी, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पूछे, मेरिडियन पीपल एट अनदर प्लेस ऑफ अर्थ इज 6 o'clock मॉर्निंग टी, द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो कह रहा है कि जब नून है, नून है कहाँ पे, मान लो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0। इंडिया का क्या है, 82.5 है, हम लोग पढ़ते हैं ना, इलाहाबाद से निकलता है, हम 5.3 मतलब 5.5 घंटे अहेड है। तो इंडिया में क्या है, दोपहर है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो कहीं एक अर्थ पे 6 बज रहे हैं, 6 o'clock मॉर्निंग टी हो रही है सुबह।
तो सुबह किधर होगी, सुबह इधर होगी, ठीक है, सुबह तो इस साइड ही होगी ना, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे 5.5 घंटे आप माइनस करो, 5.5 घंटे माइनस करोगे तो आप जीरो पे आओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 6:30 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 6:30 है, 5:30 ऐड करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 नून, ठीक है, दोपहर हो जाएगा। तो ये 6 o'clock बोल रहा है, तो 6 o'clock मतलब 30 मिनट और पीछे जाओगे। हमें पता है 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, 82 वाला, 82 5.5 से करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो इधर हमें 7.5 और वेस्ट में जाएंगे, तो 7.5 आपका वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियम से भी 7.5 इधर, तो 7.5 हो, 82, 90, 15 छक्का 90, 6 घंटे, 12 से 6 आपका आ गया क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, और अभी पूछते नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूछेंगे नहीं। फिर पेरा वेनेजुला के बारे में तुम्हारा काइगो है, और ये सारी चीजें मैंने मैपिंग में करा रखी है, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। देख लो रिवर कौन कौन सी कहाँ पे गिरती है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे ओरेनिको मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अभी आप लोग ने सही बोला, कोलंबिया है, दोनों साइड गिर रहा है, ठीक है। शकीरा यहाँ भी स्विम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी बोलिविया पैराग्वे लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस एयर्स है। मेसी आया था, थोड़ा सा देख लो, चिली पूरा टच करती है बाउंड्री, ठीक है। उसके साथ साथ यूरुग्वे है, जैसे अपना इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वैसे अर्जेंटीना उरुग्वे का होता है, ध्यान रखना। पैराग्वे से लैंडलॉक कंट्री। ब्राजील सबसे क्या इसका टच करता है, अब बताओ। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो लगभग सबसे इसका बॉर्डर टच करता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2 कंट्री, इक्वाडोर, ठीक है, यहाँ नहीं टच कर रहा है, दूसरा चिले। सवाल पूछेगा फंस जाओगे। तो चिले से नहीं कर रहा है, इक्वाडोर से नहीं कर रहा है, बाकी सबसे टच करता है। बाकी बोलिविया है, और अर्जेंटीना का पेरू से नहीं है, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा हुआ है कि विद द नेम ऑफ सिटी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो आपको ये अरेंज करना है। ए पे आपका क्या होगा, ए पे आपका होगा डार्विन, यहाँ पे आपका डार्विन आएगा, नाम से लग रहा है ऑस्ट्रेलियन नाम कुछ ऐसे, ठीक है। बी पे आप क्या होगा, बी यहाँ पे है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, तो बी वाला टाइप नाम रखेंगे, कोलालामपुर मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। सी आपका 4 होगा, तो सी 4, 4 आपका नायरोबी केन्या है, ये भी आप आराम से कर लोगे। बाकी डी पे 3 है, 3 क्या है, लगोस, ना भी नाम पता हो तब भी आप, मतलब ये 3 अगर आपने कर लिया तो आपका वैसे ही आंसर आ गया। तो आसान था, ऐसे कोई टफ नहीं था। मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है कि कौन से कहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं, अभी तो स्टेट पीसेस में ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो रेनर है वो कहाँ पे, यूएसए में है, ठीक है। फिर जो आपका एटना है, एटना इटली में है। पेरिक्यूटिन 19 या 20 में पूछा था शायद, यूपी पीसेस में, तो ये आपका कहाँ पे है, मैक्सिको में है। और जो ताल है, ताल आपका फिलीपींस है, ये ताल भी पूछा है 2022 में यूपी पीसेस में, तो पूछ लेते हैं ऐसे, और ये स्टेट में भी रिपीट हो जाते हैं, कुछ ही 8-10 है, बार बार पूछते रहते हैं। तो ये अपना खत्म हो गया। हो सकता है मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूँ, तो जो यूट्यूब पे देखेंगे अपना ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इन्वायरमेंट की सीरीज ऐप पे आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, जाके आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैपिंग की सीरीज पूरी है जो मैं भी बता रहा हूँ, तो ये दोनों मैंने अलग से एक वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह पीवाईक्यू एनालिसिस सैंपल वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पे फ्री मटेरियल है, तो कोर्सेज वगैरह का है, तो आप लोग तो ऑलरेडी हो इसमें। तो ठीक है, ये हमने पीवाईक्यूज का एक शॉर्ट में देखा, 1 घंटे में, तो 50 मिनट में खत्म हो गया हमारे 50 क्वेश्चन। ऐसे इंडियन का भी हम करवाएंगे, बाकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और वो देखोगे आपको बहुत मजा आएगा, अभी से कर लेना, ठीक है, उसको स्किप मत करना। डबल स्पीड पे देखोगे 1-2 घंटे में पूरा, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। इट वोंट टेक मोर देन 2 आवर्स। वो तो मैंने शेड्यूल में 2-3 दिन डाल रखा है, लेकिन वो 2 घंटे से ज्यादा का पीवाईक्यू नहीं है, डबल स्पीड पे देखोगे तब भी। बस आप देख लेना, समझ लेना, रटने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप चाहो तो इसे पीडीएफ को आप अरेंज करके रख सकते हो, और पीडीएफ में मार्क भी कर सकते हो, जो चीजें आप लेक्चर में सुन रहे हो, एडिशनल चीजें मैं कोई बता रहा हूँ, तो उसको आप पीडीएफ में मार्क करते चलो, क्योंकि वो दिमाग में इस समय मार्क नहीं करता, नोट नहीं करता, लेकिन आप कर सकते हो उस चीज को, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ज्योग्राफी इधर ही खत्म कर लेना, ठीक है। ऐसे मत करना कि अभी मार्च में ले जाना है, देखो मार्च वार्च में तो पूरा क्राउड कूदेगा, और उससे कोई फिर अलग डिफरेंस नहीं आता, फिर वही ये जो पहले से एक्सपीरियंस बनने हैं, वो आपको काट के निकल जाएंगे। तो हमें अभी से एज लेना है, और एज लेने का ही छोटे छोटे तरीके होते हैं, और बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं देखता हूँ। आप लोग मीट पे पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं आते,
मैं वहां पे बैठा रहता हूँ, व्हाई यू आर नॉट कमिंग ऑन मीट? तो मीट पे आओ, वहां पे बैठो, पढ़ो, थोड़ा सा चैट करो, अ, आपस में इंगेज करो, एक कंपटीशन लाओ, इन्वायरमेंट क्रिएट करो। वैसे लोग पढ़ रहे हैं 10-15 अभी भी डेली पढ़ते रहते हैं, अच्छा लगता है मुझे देख के, बट वो नंबर मैं चाहता हूँ 50 में जाए। 50 लोग कम से कम बैठ के पढ़ो, एक टारगेट लगाओ, टाइमर लगाओ, और उससे क्या होगा कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। आप ओवरऑल एक कलेक्टिवली बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, सारे आगे जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो भी आपके ग्रीवांसेस है आप बता सकते हो सकता है मैं आपको कॉल ना कर पाऊँ, क्योंकि देखो एक एक को मैं कॉल करता हूँ ना, इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग कि मैं 10 कॉल करता हूँ, 4 का उठता ही नहीं, 5 को उठता ही नहीं, फिर वापस भी नहीं आता, फिर समझ नहीं आता किससे क्या बात करें। तो आप लोग के जो मतलब जिनको जो इंटाइटल्ड है बात करने के लिए, स्पेशली सुपर 50 जो सुनेंगे, आप लोग कॉल कर सकते हो, कुछ ऐसे डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी हमारा वीकली सेशन तो होता रहता है, मैंने आईडी भी शेयर कर दी है, आप लोगों से पहले भी थी, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आपका ये इशू ना हो। बाकी 4-5 मेंटोर ऑलरेडी है, आई डोंट नो आप लोग उनको मैसेज कर रहे हो नहीं, कुछ लोगों को तो कर ही रहे हो, क्योंकि उनके मेरे मैसेजेस आते हैं मेरे पास की, मतलब मेरे पास ऐसे इन्होंने ये पूछा वो पूछा। बाकी जो नहीं कर रहे हो, मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर दूंगा, आप मेंटोर से बात कर सकते हो, एक दो मेंटोर और मैं ऐड करूंगा, उनसे भी आप मतलब थोड़ा इंगेज रह सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक मेंटोर डिवाइड करूँ, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा डाइवर्स ओपिनियन लो, सबसे बात करो, आपसे सारे लोग बात करेंगे। रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वैसे भी कॉल पे बात कर लेंगे। थोड़ा सा नंबर मत शेयर करना, उनको भी स्ट्रिक्टली मना है। आप व्हाट्सअप सॉरी टेलीग्राम कॉल कर सकते हो, मैंने बहुत लोगों से करी है, तो इट्स फाइन। सो बाकी मैं भी हूँ अवेलेबल, और मैं तो हूँ ही, क्योंकि आई एम मतलब अकाउंटेबल टू यू कैसे भी करके, और यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू मी कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है? तो उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हो एज ए ब्रदर। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है कि आपका किसी भी चीज में वो नहीं होना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे सबको आपको सब कुछ मिलेगा, पूरी मेहनत शिद्दत सब कुछ मैं लगा दूंगा जितना भी होगा, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बट यू हैव टू इंश्योर कि वो चीजें करो, बेसिक बेसिक चीजें आप लोग नहीं करते, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जैसे मैं कहता हूँ ग्रुप में अपडेट किया करो, नहीं करते आप लोग, मतलब 100 बारी बोला फिर भी नहीं किया। मन करता है कॉल करके पूछू डांटू, बट क्या मतलब है, तो आप लोग कोई बच्चे तो हो नहीं कि डांटू। उसमें आप बोल दो कि मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो यार इट्स अप टू यू, ये इनर कॉल है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर छोटी छोटी चीजों में विल पावर दिखती है, अगर आप यही नहीं कर पा रहे हो तो बाकी चीजें मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा आपसे? तो मैं वैसे ही वो नहीं करता, क्योंकि छोटी चीजों से एक क्वालिटीज होती है, एटीट्यूड से पता चल जाता है ना। एटीट्यूड एक हम पढ़ते हैं ना, एटीट्यूड से ही पर्सनालिटी समझ में आ जाती है, कि अगर किसी का प्रोक्रेस्टिनेशन है तो रहेगा ही, उसको ही एफर्ट मारना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू, यू हैव टू मेक एफर्ट। हम हर सैटरडे संडे यही डिस्कस करते रहते हैं, 10 बारी 50 बारी चल रहा है, फिर भी आप लोग मानते नहीं हो। मैं आपसे बोलूंगा तो सॉरी बोलते हो कि सॉरी सर, अभी कल से करूंगा, परसों से करूंगा। नो, ये कैजुअल अप्रोच वोंट वर्क, टू बी ऑनेस्ट। इफ यू वांट टू क्वालिफाई, बी वेरी सीरियस, बी वेरी पैशनेट, ठीक है? यहाँ ऐसी चीजें अगर आप कैजुअली लोगे तो चीजें आपको कैजुअली ले लेंगी। अगर समय की आप इज्जत नहीं करोगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा। बी वेरी सीरियस। मैं बार बार हर बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे भूत लोग बैठे हैं, एंड यू हैव ह्यूज पोटेंशियल टू डू दैट। आपके पास पूरी चीजें क्वालिफाई करने के लिए। आई डोंट नो आई यू आर नॉट डूइंग। ये चीजें आप ध्यान रखो, अपने आप से बातें करो, जो चीजें बताई जा रही टारगेट पूरा करो। यू आर यू आर नॉट ए किड कि मैं आपको बार बार एक एक लोगों को पूछूं, आपका कल फ्री नहीं हुआ या सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर आपने तो मेरे से कॉल करके पूछा नहीं। अरे यार, चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, अभी बेसिक चीजें आप नहीं कर रहे हो, दिख नहीं रही है, तो कॉल करके मैं पूछ भी लूंगा तो आप क्या कर लेते? सो डोंट ब्लेम ऑन अदर्स कभी भी, ये चाहे यूपीएससी से रिलेटेड, दैट इज नेगेटिव पर्सनालिटी। आपको कुछ भी है, मैं हमेशा देखो पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, हर तरफ से सारे ग्रीवांसेस एड्रेस करने के लिए। इफ यू वांट टू टॉक यू कैन टॉक। कल देखो मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट आ गए, मुझे किसी के क्या चेक करने, किसी का क्या देखना है, लोग खुद से आते हैं, नोट्स दिखाते हैं कि सर आप ये देख लो, सर मेरी कॉपी देख लो, मेरा ऐसे देख लो। सुपर 50 वाले, मैं तुरंत जूम मीट अरेंज कर देता हूँ, बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। सो यू आर फ्री फॉर दैट, ठीक है? तो आप उस चीज को यूटिलाइज करो, पीपल आर यूटिलाइजिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, सोचो कि मैं आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून डेली सुबह शाम करता रहूं, तब आप पढ़ोगे, तो आप खुद सोचो कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियस हो जाओ। आप कोई ऐसे नए बच्चे नहीं हो कि आप जस्ट प्रिपरेशन फेज में आए हो, आपकी हैंड होल्डिंग करनी है, जैसे बड़े बड़े कोचिंगों में होता है, एक स्पेशल मेंटोर दे दिया जाता है कि आपने वो पढ़ा, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा, ये किया वो किया, आप डेली पुश करे तो आप पढ़ोगे। आप ऑलरेडी रेस में हो, मैं बार बार कहता हूँ, आप ट्रैक पे आ चुके हो, यहाँ आपको भागना है, दौड़ना है।
ठीक है, ये आपका मेंटोरशिप चल रहा है यहाँ पे कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ के आओ, आपको थोड़ा सा एक सही रास्ता दिखाना है, और उस रास्ते के लिए आपको दौड़ना है, खुद से आपको स्पार्क रखना है, और एडिशनल चीजें बाकी हेल्प जो है वो आपके पास है। अगर आपके पास नहीं हो रही, आई एम हियर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर किसी को पढ़ाई, मेरी कितनी बातें होती है सुबह से लेके शाम तक, आज सुबह से कितने कॉल हुए, कितने लोगों से बात हुई, 1.5 घंटे बात हुई एक एक लोगों से। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि 2 मिनट में निपटा दिया, 5 मिनट में निपटा दिया। अगर किसी को लेजिट प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्कस करता हूँ। कई सारे से बात हुई आज, अंजलि से बात हुई, प्रिया से बात हुई, राहुल से बात हुई, और एक और थे वो बिहार से थे, आई डोंट नो, उनसे बात हुई, और भी एक दो लोग थे। तो आप कॉल कर सकते हो, मतलब आप बात कर सकते हो, कॉल करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने टेलीग्राम आईडी दे दिया, आप वहीं भी अपना शेयर कर सकते हो जो भी इश्यूज है। वहां मैंने कितने लोगों को रिप्लाई किया। तो हर चीज आपके पास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप बाद में किसी चीज के लिए कंप्लेन मत करना कि हमारे साइड से चीजें नहीं है। आपके साइड से मुझे वो एफर्ट नहीं दिखता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोगों में, कुछ लोग तो एब्सोल्युटली दे आर डूइंग ग्रेट थिंग, एंड आई विश, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग जरूर से जरूर क्वालिफाई करें। बाकी लोग भी जो मेहनत कर रहे हो और दिख नहीं रहा है, या चीजें आप नहीं अपडेट करते, बट यू आर डूइंग हार्ड, आई स्टिल विश कि आप सारे लोग क्वालिफाई करो। बट दोज हु आर नॉट डूइंग मतलब वेरी गुड, प्लीज मतलब थोड़ा सा पुल अप योर शॉक्स यार। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को लेके आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। नहीं तो आप ये चीजें कैजुअल अप्रोच में क्या कर रहे हो ना, कि ना इधर के हो जाओगे ना उधर के हो जाओगे। आपको जो भी चीजें हैं बहुत सीरियसली करनी है। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा हार्श लगेंगी बातें, बट प्लीज मतलब मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, एज ए ब्रदर मुझे समझ के उसके लिए आप थोड़ा सा पुश करो। अब इतना टफ नहीं है निकालना जितना आपने दिमाग में बना के रखा है, बट टफ है आपका वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड, उसको चेंज करना। यूपीएससी का एग्जाम निकालना टफ नहीं, उससे ज्यादा टफ है आपका खुद से चीजों को मैनेज करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखना, सेल्फ एटीट्यूड को मैनेज करना, वो ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू यूपीएससी। अगर आप वो मैनेज कर लो ना तो यूपीएससी विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, दे क्वालिफाइड मतलब बहुत इजीली। क्यों? डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज उसको जितना भी हो सके करो, फालतू की चीजों में दूर रहो। ये सारी चीजें बहुत टेम्परेरी, कौन क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, वारन में बैठ रहे हो कॉफी चाय में, जो डिस्कस हो रहा है एंजॉय दैट मोमेंट, बट उसको बहुत सीरियसली मत लो। ना तो ज्ञान वाले बाबा बनो, बहुत जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज होता है तो हम सबको ज्ञान देने लगते हैं। नो, यू डोंट नीड टू गिव ज्ञान राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। कि आपका बस ये है कि यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बहुत टाइम मिलेंगे आना, फिर मेंटोरशिप साथ में करवाएंगे आपके। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे मेंटोर बनवाऊंगा, आप चलाना सीएससी मैट्रिक्स को, ये आपका ही है। बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, ओनली एंड ओनली स्टडी। ठीक है? ना तो किसी को इम्प्रेस करना है, ना तो किसी को डिप्रेस करना है। कौन क्या कर रहा है, जस्ट जस्ट आई डोंट वांट टू यूज वर्ड, बट उसको छोड़ो, उसको जाने दो। ठीक है? इतना ध्यान मत दो। सुबह उठो, सिर्फ पढ़ाई करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स। ट्रस्ट मी, यू विल क्वालिफाई, 100% विल क्वालिफाई, अगर आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं सर आप बस जो बताओगे मैं करूंगा, बस मुझे करना है, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इतना अच्छा लगता है सुन के। मैं भगवान से कहता हूँ यार भगवान इसका जरूर करो। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एग्रेशन, ये दिखता है, ये बातों से पता चल जाता है कि इसका होगा या नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों में देखा है, परेशान है, एक दिन में अचानक से जाग रहे हैं, 2-2 महीने गायब है, अचानक से आए कि सर यहाँ थे वहां थे। पहले कहाँ थे? छुट्टी लिया मेरे से, पूछा आपने कि मुझे जाना है, मैं नहीं 10 दिन पढ़ पाऊंगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मेरा यूपी पीसीएस मेंस है, ये मैं उनको गाइड भी करता हूँ, उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। आप अपने आप से गायब हो जाओगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करते हो, तो बाद में मैं कैसे आपको पकड़ूंगा? फिर आप अचानक से आओगे, बोलोगे तो मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा है वैसा है। यार मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं होता। मेंटोरशिप का मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल। अपने मेंटोर से अकाउंटेबल रहोगे। ये भी एक तरीके से आपकी जॉब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मेंटोर आपको गाइड करेगा। अगर आप नहीं बताओगे, चुपके से खुद से वो चीजें करोगे, तो कैसे चीजें मैनेज होंगी? एटलीस्ट लेट मी नो। जो इंटरेक्ट करते रहते हैं बहुत सारी चीजें, कुछ लोग आप लोग बात ही नहीं करते। ऐसे कोई मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा यार, मतलब बड़े बड़े दांत है क्या मेरे? ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी हम मीटिंग में रखेंगे, वारन में मिलेंगे आप लोगों से, थोड़ा सा इंटरेक्शन और बढ़ाएंगे। आप लोग भी आपस में थोड़ा बात किया करो, ग्रुप में डाउट्स वगैरह पूछा करो, डिस्कस किया करो।
थोड़ा अपना सोशल कैपिटल बनाओ, एंगेज करो। मैं किसी चीज के लिए तो रेस्ट्रिक्शन नहीं रखता आप लोगों को। बस एक चीज इंश्योर करना कि कोई भी चीज, चाहे वो फीमेल हो अगेंस्ट मेल या मेल हो अगेंस्ट फीमेल, मैं जेंडर न्यूट्रल पर्सन हूँ, कोई चीज मतलब ऐसे वाहियात नहीं होनी चाहिए विदाउट परमिशन। आपका कंसेंट है, कुछ भी आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बट अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना। ये अगर आपने कर लिया तो दैट विल बी नाइटमेयर फॉर यू। ये एक दो लोगों के साथ हुआ है और उनको पता है, हरियाणा के थे दो लोग। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप पढ़ाई करो, जो भी इश्यूज आपस में डिस्कस करो, यू आर मेच्योर इनफ। आप लोग कैसे बातें करनी, आई नो कैसे करते हो, मैं कोई रोक टोक नहीं करता, क्योंकि आप इतने बड़े हो, इतने कैपेबल हो, और आप अच्छी बातें करोगे, और आप अच्छे लोग हो। आई एम 100% श्योर। एक आध एक्सेप्शन हो जाते हैं, बाकी आई एम अवेलेबल। कोई भी इशू है, पूरी टीम है, जो भी आप बोलोगे करवाया जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एडिशनल चीजें यूट्यूब से लेके, यूट्यूब प्लस आपका मेंटोरशिप सब मिला के आपका कंप्लीट सब कुछ कवर हो जाएगा। जो चीज कोर्स में नहीं भी है वो यूट्यूब में आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी किसी भी चीज को लेके परेशान नहीं होना है। अरे मीट ऐसे ही रखेंगे पूजा, बस बात चीज थोड़ा सा, मीट में कोई वहाँ क्लासेस नहीं करनी है। हाँ, टेलीग्राम आईडी मैंने बताया, @विकास ठाकुर 21। ठीक है, विकास ठाकुर 21। आप कर सकते हो मैसेज। चलो पढ़ाई करोगे ना आप लोग। हाँ तमन्ना, अभी देखता हूँ मैं। तमन्ना का है, प्रिया का है मैसेज पड़ा हुआ, और एसए की कॉपी आई थी, इशिका की। मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाकी मैं अभी सेशन का अनाउंस करूंगा फिर से। और कल आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, बाकी जो कल का शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी के वीडियोस, या रात में ही अपलोड हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ओके ओके प्रियल, मैं देखूंगा। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।